वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए हिस्ट्री का 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप सभी को 2019 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो पार्ट 1 जितने भी आप लोगों ने स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं वो जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपके साथ 2016 टू 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। 2021 का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, तो उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखने को मिल सकती है। बाकी मैं आप सभी को डेली यहाँ पे कुछ पार्ट में आप सभी ने कि बोला है कि मैम प्लीज़ डेली वीडियो लेकर के ही एग्ज़ाम तक, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर के आऊँ। अगर आप चाहते हो कि ये डेली आप चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम आने तक डेली देखने को मिलेगी। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपके एग्ज़ाम आने से पहले 2016 टू 2020 आने तक के जितने भी क्वेश्चंस एमए हिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछे गए वो सारे सॉल्व करवा दूँ। चलिए अब बढ़ते हैं। तो इससे पार्ट 1 में 2019 और 2020 के मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के एग्जाम में 2018 के कुछ क्वेश्चंस और 17 और 16 के डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, स्किप मत करना, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं, उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे हमेशा वीडियो जो है 9:30 पे देखने को मिलेगी, और इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये आपके कुछ पार्ट्स में हम लोग ये कर लेंगे। आज हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है, इससे पार्ट 1 आप लोग जा करके देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को और देखते हैं कि 2018 में एमए हिस्ट्री से आपके किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आप सभी के सामने आपका पहला क्वेश्चन, द बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, और आपको बताना है इसमें से कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है क्रिटिक गांधी फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज सेंट्रल टू हिंदुज्म। इनका मतलब क्या है कि जातिगत भेदभाव को हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में मान्यता नहीं देने के लिए इन्होंने गांधी की आलोचना की थी। क्या ये बात सही है? और दूसरा है लेड द महासत्याग्रह। और या तो फिर आपके ये दोनों ही ऑप्शन सही है या फिर ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें से राइट आंसर क्या है। अब तक तो वैसे आप लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो यहाँ पर आप इसको एक एग्जाम के मॉक टेस्ट के रूप में लेकर के चल सकते हैं कि अगर इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप कितना कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने इसके आंसर की। तो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड आपको ये बात पता है कि आपके यहाँ पर जो बात की गई है, तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर आपके बी आर अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को जो हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में मान्यता नहीं देने के लिए गांधी जी को आलोचना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था आपके गांधी जी को, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या ये आपके लीड कर रहे थे महज सत्याग्रह में, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड जो दो बातें यहाँ पर कही गई है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और जितने भी स्टूडेंट ने सी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया। जो आपके सेंसस ऑफ इंडिया, जो आपके भारत की जो जनगणना हुई थी, इसका इंट्रोडक्शन जो किया गया था, इसको किसके द्वारा एनालाइज किया गया, ये आपसे पूछा गया है। हैज़ बीन एनालाइज्ड बाय बर्नर्ड कॉन, या फिर विलियम हिके, या फिर राम नारायण रावत, या फिर बिपिन चंद्र। आपको बताना है जो इसकी यहाँ पर आप प्रस्तावना देखते हो सेंसस ऑफ इंडिया की, इसको इंट्रोडक्शन देखते हो, तो ये किसके द्वारा इसको एनालाइज किया गया है। तो याद रखना इसको किसके द्वारा एनालाइज किया है, आपके बर्नर्ड कॉन के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए आपके सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका पहला बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर एक बुक दे रखी है द नेशन एंड इट फ्रेगमेंट्स।
जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि आपको बुक्स एंड ऑथर बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्टोरियोग्राफी का सेक्शन आना चाहिए। 18 to 20 क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा, तो आपको ये सेक्शन जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, इस पर लेक्चर आपको मिल जाएगा ऑलरेडी हमारे चैनल पे, उस सारी वीडियोज़ को देख लो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेशन एंड इट फ्रेगमेंट्स जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। एरिक फॉर्नर के द्वारा, कार्लो गिंगबर्च के द्वारा, माइकल फौकॉल्ट के द्वारा, या फिर पार्थ चटर्जी के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये बुक जो है आपके किसके द्वारा लिखी गई है। यहीं अगर मैं बात करूँ आपके एरिक फॉर्नर की, तो एरिक फॉर्नर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और बहुत सारी बुक्स भी इनसे रिलेटेड है। लाइक इनकी एक बुक है द स्टोरी ऑफ अमेरिकन फ्रीडम। अगर आपसे पूछ ली जाए द स्टोरी ऑफ अमेरिकन फ्रीडम की बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना ये आपके एरिक फॉर्नर के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना है कि आपको एक ही नहीं, बाकी जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको PYQ आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके बाकी के ऑप्शंस भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इन्होंने और कौन सी बुक लिखी है, तो याद रखना एरिक फॉर्नर की आपको जितनी भी बुक्स पता है एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी बुक आपकी इनके एरिक फॉर्नर के द्वारा लिखी गई है और आपको उसके बारे में पता है। दूसरी बुक की मैं अगर बात बताऊँ तो दूसरी बुक है आपकी गेटवे टू फ्रीडम। गेटवे टू फ्रीडम अगर पूछ ली जाए तो ये बुक भी आपके एरिक फॉर्नर के द्वारा लिखी गई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट इनकी एक बुक है द सेकंड फाउंडिंग। द सेकंड फाउंडिंग भी बुक आपकी एरिक फॉर्नर के द्वारा लिखी गई है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन में था द नेशन ऑफ इस फ्रेगमेंट, इसके ऑथर कौन है, तो ये आपके पार्थ चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी स्टूडेंट ने इसका ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके के आपको सारे बुक्स एंड ऑथर पता होने चाहिए और किसकी कौन सी बुक है ये भी, कि बाय चांस आपके एग्जाम में इसके अलावा भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच हिस्टोरियन डेवलप द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल सुल्तान अमंग हिंदू किंग्स एज यूज्ड बाय द विजयनगर रूलर। आपको बताना है इसमें से कौन से इतिहासकार ने, यहाँ पर एक टाइटल है सुल्तान अमंग हिंदू किंग्स, ये यूज़ किया है कौन से विजयनगर के रूलर्स के लिए, आपको ही नाम बताना है। कैथरीन एशर ने, WH मैकल्यूड ने, रिचर्ड डेविस ने, या फिर फिलिप वैगनोर ने। तो याद रखना अगर ये क्वेश्चन आपको आगे किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो इसका राइट आंसर क्या आपका फिलिप वैगनोर ने आपकी ये बात कही थी। कौन से इतिहासकार थे ये, तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर एक है आपका ये असर्शन, यानी आपको एक कथन दिया है और उसका कारण भी दिया है। तो आपका जो स्टेटमेंट है पहले आप इसको पढ़ो और फिर जो वहाँ पे जो नेक्स्ट भी हम आगे देखने वाले हैं उसका कारण क्या यही है ये आपको बताना है। देखो आपको जो कथन दिया है, द मंथ स्केल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां टू फिक्स द मिनिमम मिलिट्री ऑब्लिगेशन ऑफ अ मनसबदारी अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी। तो ये जो कथन दिया है आपको, इसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है क्या इसका कारण यही है, द मुगल वर ऑलवेज फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ हासिल फॉलिंग फॉर बिलो द जामा। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरीके से मुगल, पहली बात तो आपको पता है कि आपको मुगल एम्पायर वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपके एक बार हम असर्शन कथन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कथन क्या दिया है, द मंथ स्केल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां टू फिक्स द मिनिमम मिलिट्री ऑब्लिगेशन ऑफ अ मनसबदार अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी। आपसे यहाँ पूछा गया है, आपका कथन क्या दिया है कि मनसबदार के वेतन के अनुसार इसमें से सबसे कम या न्यूनतम सैन्य दायित्व तय करने के लिए शाहजहां द्वारा महीने के तराजू की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। आपको पता है कि यहाँ पर इसके लिए तराजू की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, शाहजहां के द्वारा। तो चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो कथन दिया है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात यहाँ पे इसका कारण दिया है कि आपके जो मुगल्स है वो हमेशा फेस करते कौन सी प्रॉब्लम, आपकी हासिल से, जो कि आपका क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी जो कथन दिया है और उस कथन का जो कारण दिया है वो दोनों सही है। लेकिन आपका जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
कथन दिया है, सॉरी, जो आपका रीज़न दिया है, कारण दिया है, वो आपके जो एक कथन दिया है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आप एक बात देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। बस आपको यही चीज़ चेक करनी है कि अगर किसी ने कोई चीज़ बोली है तो क्या वो उसका रीज़न है या नहीं, तब जाके आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने अभी CUET के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से पूछे गए थे। आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको कोशिश करनी है ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी नूरे बैतीन जो है रेफर टू, ये एक सनलाइट के लिए वर्ड आया, स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए, डिवाइन इंसाइट के लिए, या फिर कॉग्निटिव इंसाइट के लिए। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करें, सनलाइट आपको पता है सूरज की रोशनी के लिए, स्पिरिचुअल इंसाइट आपको पता है आध्यात्मिक आपकी अंतर्दृष्टि के लिए, डिवाइन इंसाइट का मतलब होता है आपके दिव्य अंतर्दृष्टि के लिए, या फिर कॉग्निटिव इंसाइट यानी कि आपके संज्ञानात्मक इंसाइट के लिए, अंतर्दृष्टि के लिए। तो जल्दी से बताइए नूरे बैतिन जो यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है इसका क्या यहाँ पर मतलब है। तो याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअल इंसाइट। ये जो वर्ड दे रखा है ये आपकी एक क्या है, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है। क्लियर हो गया, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका अगेन बुक्स एंड ऑथर पे है, क्रिस्टोफर हिल्स बुक द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। तो यहाँ पर आपको बुक्स एंड ऑथर एक साथ दे दिया है और जस्ट आपसे पूछा है कि इस बुक के अंदर क्या है, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको नेक्स्ट याद रखना है कि क्रिस्टोफर हिल की बुक है आपकी द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इज अ स्टडी ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस बुक के अंदर इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है। इज अ स्टडी ऑफ द रेडिकल सेक्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, या फिर इंग्लिश सिविल वॉर का टॉपिक है, या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट का है। इंक्लूड अ स्टडी ऑफ रॉबस्पेयर, या फिर इंक्लूड अ स्टडी ऑफ जेम्स मिल। तो याद रखना क्रिस्टोफर हिल्स की जो बुक है आपकी द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, इसमें आप देख सकते हो बी करेक्ट आंसर है, इज अ स्टडी ऑफ द रेडिकल सेक्ट ड्यूरिंग द इंडियन सिविल वॉर के बारे में आप इस बुक के अंदर देखते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हु आर्ग्यूड दैट इंडियन आर्ट डेवलप फ्रॉम वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन। तो किसने यहाँ पर आर्ग्यू किया था कि आपका जो इंडियन भारतीय कला है इसका विकास किससे हुआ है, आपके वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन से। आपके ऑप्शंस है A.K. कुमारस्वामी, AVS अग्रवाल, VA स्मिथ, या फिर स्टेला करामिर्च। तो याद रखना ये आपके VA स्मिथ के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हु सुपरवाइज द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इनटू पर्शियन। कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था। अबुल फजल ने, अबुल फेज ने, राजा जयसिंह ने, या फिर बलबन ने। तो आप सभी को पता है ये किसने सुपरवाइज किया था कि आपके महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है। तो याद रखने अबुल फेज ने इसको सुपरवाइज किया था। ठीक है, तो 9th का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग बहामनी सी पोर्ट हैज़ बीन मैंशन एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी बाय द रशियन ट्रैवलर निकेतन। आपके ऑप्शन है दामन, दाबुल, ककेंदा, या फिर बेसिन। तो इनमें से आपके कौन से ऐसे बहमनी बंदरगाह का उल्लेख आपके यूज की जो यात्री है निकितिन द्वारा वाणिज्यिक गतिविधि के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दिया गया है, आपके दामन, दापुल, कनिकेंद, या फिर बेसिन। तो याद रखना ये किसके द्वारा इसका उल्लेख दिया गया है, और राइट आंसर क्या होगा आपका दाबुल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है इन द स्टोरियोग्राफी ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स थगी। तो देखो इतिहास लेखन से भी क्वेश्चन आता है, स्टोरियोग्राफी से भी मैंने बहुत से इस बार पूरी कोशिश की, ज़्यादातर वीडियोस लेकर के आई हूँ। तो जिन्होंने भी उस लेक्चर्स को नहीं देखा प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। स्टोरियोग्राफी के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो भी थगी के ऊपर। इनसे रिलेटेड हैज़ बीन लिंक्ड विद द कैटेगरी ऑफ द अप्रूवल,
हैज़ बीन एसोसिएट विद द कॉलोनियल स्टेट सस्पिशन ऑफ नोमैडिक पॉपुलेशन, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो याद रखना हिस्टोरियोग्राफी आपकी फेवरेट थगी से रिलेटेड जो बात बोली है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी इशू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आपको बताना है कौन आपके प्राचीन इतिहास के समय पर, प्राचीन भारत के समय पर कौन सी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा लार्ज आपके गोल्ड के सिक्के जारी किए थे। गुप्ता ने, चोल ने, मौर्य ने या फिर नंद ने। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। वो तो बहुत से स्टूडेंट के ऐसे डाउट भी रहते हैं या फिर वो गलत करके आ जाते हैं। अगर इन लोगों ने आपके ऑप्शंस में कुषाण डाल दिया होता ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही लगा कर आते, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी को क्वेश्चन को पढ़ के और जल्दी से देखते हैं अच्छा कुषाण, तो कुषाण नहीं है, याद रखना, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन, ये भारत में पहले लाने वाले वो इंसान है या वो डायनेस्टी है, तब ये करेक्ट आंसर है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे वो थे आपके गुप्ताज, ठीक है। 12th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और तभी आपको पता है कि आपके इस पीरियड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपके गोल्डन एज के नाम से, ठीक है। गोल्डन एज के नाम से आप जानते हो, आपके स्वर्ण युग के नाम से आप जानते हो, ये आपको पता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सब। ये जो आपकी कौन सी डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके सोने के सिक्कों को इशू किया था, तो याद के राइट आंसर क्या होगा, आपके गुप्ताज, यानी कि आपके क्या होंगे जिसको आप इसी वजह से गोल्डन एज के नाम से आप जानते हो। और अगर मैं बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच डायनेस्टी वर द फर्स्ट किंग टू इशू द लार्जेस्ट, यहाँ पर होर्ड्स, ये वर्ड याद रख लो, लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, कुषाण, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक्स के ऊपर रिलेटेड है। विपिन चंद्र द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया इज अ स्टडी ऑफ 1942। इस बुक के अंदर विपिन चंद्र की ये बुक है, आपको याद रखनी है। इसके अंदर ये स्टडी ऑफ 1942 या फिर द स्टडी ऑफ द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द अर्लियर नेशनलिज्म, तो आपके जो पहले के जितने भी आपके पूर्व जितने भी राष्ट्रवादी हैं उनसे रिलेटेड जो भी आर्ग्यूमेंट है आप उसके बारे में पढ़ते हो। अ स्टडी ऑफ द गांधीयन मूवमेंट, या फिर आपके गांधी मूवमेंट के बारे में आप देखते हो, या इसमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना ये बुक में आपको किसके बारे में पता चलता है, अ स्टडी ऑफ द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने बी बताया वो बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है एज ग्रेट ब्रिटेन डेवलप इकोनॉमिकली आफ्टर 1750 इट रिक्वायर्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बताना है यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ पे डेवलप वन का विकास हुआ है, आपके 1750 का आर्थिक विकास हुआ है 1750 के बाद। इसमें से कौन सी चीज़ एक्सेप्ट छोड़कर पूछा है, एक्सेप्ट वर्ड पे आपको ध्यान रखना है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड मोर इन्वेस्टमेंट कैपिटल, क्या इन्होंने आपकी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूवमेंट किया था और यहाँ पर आपकी कैपिटल पे इन्वेस्ट किया था ज़्यादा, या फिर मोर मार्केट अब्रॉड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अब्रॉड देखने को मिलती है। अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आपको एम्प्लॉयड मिलेंगे जो एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, या मोर रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल आपको अब्रॉड से देखने को मिलता है। ये चीज़ पूछी है। तो एक्सेप्ट पूछा है, मतलब इसमें से कोई एक बात नहीं हुई थी आपकी इकोनॉमिकल डेवलप, तो वो कौन सी चीज़ नहीं हुई थी, आपकी ट्रांसफर्स फैसिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे किया गया था, ये बात सही है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आपको अब्रॉड में देखने को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रॉ मटेरियल अब्रॉड से देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका जो ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, ये बात सही नहीं है। इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मेनली आपने ये भी एक आइडिया लगा ले कि एग्रीकल्चर की वजह से मैक्सिमम आपका जो परसेंटेज है लोगों का वो क्या होगा, एम्प्लॉयड होगा, तो ये इसका आइडिया आप इजीली से लगा भी सकते हो, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डोमिनेंस विदाउट हेगेमनी बाय रणजीत गुहा, ये भी आपका बता दूं हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन है।
बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये पूछा कहाँ से। तो ये आपका हिस्टोरियोग्राफी का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है इन्होंने आपका कौन सी एक चीज़ दी थी, जल्दी से बताइए किस पे आपके रणजीत गुहा ने बात करी भी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक मैं ऑप्शंस में आपको यहाँ पर पूछा गया है, इंक्लूड अ क्रिटिक of Gandhi is a study of the 17th century politics is influenced by Antonio Gramsci या both A and C। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके रणजीत गुहा की बात करेंगे तो मैंने आपको हिस्टोरियोग्राफी के सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इन लोगों ने आपकी किस पे बात करी हुई है, आपकी सबल्टन स्टडी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको ऑलरेडी इसमें पढ़ाया हुआ है। जहाँ पर आपको इनको पता है कि इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें इन्होंने आपके गांधी जी की आलोचना की है, ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ ये किससे इन्फ्लुएंस थे, आपके एंटोनिया ग्रैम्सी से। तो याद रखना पहली बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबल्टन स्टडी जो है इसको भारत में आपके इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तब आपका राइट आंसर है रणजीत गुहा ने। ठीक है, याद रखना अगर आपसे पूछ ली जाए आपका जो सबल्टन स्टडी इंडिया में यानी भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तब आपका राइट आंसर रणजीत गुहा है। वहीं अगर मैं मेनली सबल्टन स्टडी जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो थे आपके एंटोनिया ग्रैम्सी। इसी से प्रभावित होकर, इसी से इन्फ्लुएंस होकर आपके रणजीत गुहा ने इसको इंडिया पर क्या करा था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर हो गया। इसी वजह से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ए और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्यों है ये भी मैंने आपको क्लियरिटी में यहाँ पर बता दिया। बाकी आप हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन देखियो, देखना आप सभी, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव वर्कड ऑन द हिस्ट्री ऑफ लेबर इन कॉलोनियल इंडिया। आपके ऑप्शन है दीपेश चक्रवर्ती, क्रिस्टोफर बेले, आगे बढ़ेंगे थर्ड ऑप्शन की तरफ, या फिर आपके बोथ दिवेश चक्रवर्ती या राज चंद्रवरकर या फिर राज चंद्रवरकर। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो याद रखना इसके आपके क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन से वो वर्क कर रहे हैं आपके हिस्ट्री ऑफ लेबर इन कॉलोनियल इंडिया। तो इस पर आपके काम कर रहे थे दोनों, दीपेश चक्रवर्ती भी और आपके राज चंद्रावरकर भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपके किस पे काम कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ लेबर इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये आपके हिस्टोरियोग्राफी के सेक्शन है, तो ये आपको करने होंगे, तो आप इसको पढ़ोगे देन तभी आपको ये ईजिली से चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस हैव डिस्कस सती एंड इट्स अबॉलिशन। यानी जो आपकी सती प्रथा थी और जो इसको ख़त्म हुआ था, इसमें कौन से इतिहासकार ने इस पर डिस्कशन की थी। वो थे आपके तानिका सरकार और जूहित ब्राउन है, या फिर जूहित ब्राउन है, या फिर तानिका है, या फिर नंदिनी भट्टाचार्य या पांडा है। तो याद रखना कौन से इतिहासकार ने, कौन से स्टोरियंस ने आपके सत्य और उसकी अबॉलिशन पे बात की थी, तो वो थी आपकी तानिका सरकार। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रशानन हु अमंग द फॉलोइंग हैव आर्ग्यूड अबाउट द डिक्लाइनिंग पोजीशन ऑफ वीवर इन द लेट 18th सेंचुरी इंडिया। आपके ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, प्रशानन, प्रथा सर्ती, AR खान या जॉन F रिचर्ड। तो अगर हम बात करेंगे आपके इसमें से पूछा है किसने आर्ग्यू किया था, जो 18th सेंचुरी के लेट के टाइम पर जो आपके जितने भी बुनने वाले लोग हैं, वीवर्स हैं, उसकी पोजीशन डिक्लाइन होती जा रही है, इस बात के बारे में किसने बात करी थी, किसने आर्ग्यू किया था, तो वो थे आपके प्रशानन। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वॉज द लैंग्वेज इनग्रेव्ड ऑन गुप्ता कॉइन्स। आपको बताना है कि गुप्ता कॉइन्स में जो आप लैंग्वेज देखते हो वो कौन सी है, संस्कृत है, प्राकृत है, ईस्टर्न प्राकृत है या फिर पाली है। देखो कंफ्यूज कैसे करते हैं, ईस्टर्न प्राकृत है नॉर्मली, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। और आपने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है कि आपके जो सिक्के आपको देखने को मिलते हैं गुप्ता के पीरियड में, वो किस भाषा में होते हैं, संस्कृत भाषा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगर अगर हम बात करेंगे, ये तो आपको पता चल गई कौन सी भाषा में देखने को मिलती है, संस्कृत भाषा में। और दूसरा आपको पता है कि इस समय पे जो आपको गोल्ड कॉइन मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसको दिनार कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। इसके अंदर आपको पता है गोल्ड कॉइन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक तरफ कौन से राजा ने रूल करा है, उस समय कौन से किंग थे या लीजेंड थे, वो आपको कॉइन के फ्रंट साइड पे देखने को मिलेगा। और अगर आप रिवर्स करोगे तो उसके बैक पे कौन सी उस समय पे गॉड या गॉडेसेस को पूछा जाता है, ये चीज़ आपसे बताई जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको साथ में पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे जो कॉइन्स यहाँ पर आप देखते हो, सिक्के देखते हो, कौन से कॉइन्स यहाँ पर है, तो आपको पता है गोल्ड सिल्वर सब आपको देखने को मिलते हैं। और ये संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या आपको जो फ्रंट होता है कॉइन का, उस पर किंग कौन से राजा ने रूल किया उसके बारे में बताते हैं। और उस समय आप पीछे जो होंगे उस समय की देवी देवता जो भी होंगे उसके बारे में बताया जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, हेलियोडोरस हु डेडिकेटेड अ Garuda pillar and inscription at Vidisha was the envoy of which Indo-Greek king? वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चंस कर रहे हो तो कल ही हमने 2019 और 20 के क्वेश्चंस को जो सॉल्व करा है उसमें भी आपके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, चेकआउट जरूर कीजिएगा। इट मीन्स ये सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपके जो हेलियोडोरस है इसने किसको आप डेडिकेट किया था, ये गेरुदा पिलर और इंस्क्रिप्शन जो कि एट विदिशा में देखने को मिलता है, कौन से इंडो ग्रीक किंग थे, मेंदर, इथोडेमस, डेमेथीरियस या फिर एंथिलिदियस? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन से इंडो ग्रीक किंग को आपके हेलियोडोरस ने ये गेरुदा पिलर और इंस्क्रिप्शन को डेडिकेट किया था। तो वो थे आपके डेमेथीरियस। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है द गोल्ड कॉइन इशू बाय द विजयनगर एम्परर वर कॉल्ड। तो सोने के सिक्के जारी हुए थे आपके विजयनगर साम्राज्य के समय पर, उसे क्या कहा जाता है, वरहा, सोना, पोन या फिर टंका? जैसे कि अभी हमने देखा था गुप्ता एम्पायर में, इसको दिनार के नाम से आप जानते हो। और यहाँ पर विजयनगर में अगर पूछा जाए तो याद रखना इसको वरहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जितने भी कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, गुप्ता, मुगल्स, मौर्यंस, सबके याद कर लो कि किसके समय पर क्या कहा जाता है, इस पे एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फॉलोइंग हिस्टोरियन वर्क डिस्कसेस एंड क्रिटिसाइज द क्रिमिनल ट्राइब एज अ कैटेगरी। आपके ऑप्शंस हैं मीना राधाकृष्णन, जॉन विल्सन, विपिन चंद्र या फिर शहीद आमीन। आपको बताना है इसमें से कौन से इतिहासकार ने यहाँ पे वर्क डिस्कस एंड क्रिटिक द क्रिमिनल ट्राइब पर यहाँ पर उसने आलोचना की है, कौन सी कैटेगरी में जाते, कौन से इतिहासकार ने ये बात बताई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास यहाँ नाम दे रखा है, तो वो थी आपकी मीना राधाकृष्णन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 23, शेख अहमद सिरहिंदी वॉज अ सूफी एफिलिएटेड टू दिस ऑर्डर। तो आपने देखा सूफी और चिश्ती और सूफी से तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो ये सेक्शन पढ़ के जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। 102 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा। कल भी मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराए थे आपने देखा था, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको बताना है ये सतरी ऑर्डर फॉलो करते थे, चिश्ती ऑर्डर को फॉलो करते थे, नक्शबंदी ऑर्डर को फॉलो करते थे, सूर्यवर्दी ऑर्डर को ये फॉलो करते थे। तो याद रखना आपके जो ये अहमद सिरहिंदी हैं, शेख अहमद सिरहिंदी जो है ये सूफी है, ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करते थे, ये थे नक्शबंदी ऑर्डर को फॉलो करते थे। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे नक्शबंदी ऑर्डर कौन सा होता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगेन बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हु रॉट द लैंग्वेजेस ऑफ द पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया 1200 से 1800 यानी 12,000 टू 18,100 के बीच में जो भी ये बुक लिखी गई है, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? साइमन दिग्बे ने, रिचर्ड इट्सन ने, हरवंश मुखिया ने या मुजफ्फर आलम ने? तो ये बुक आपकी मुजफ्फर आलम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मुजफ्फर आलम ने। तो अगेन अगर बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ लेते हो आप लोग, ये देख सकते हो कि आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर्स पे ही है। मैं आपको बता दूँ आपके इसी सेक्शन में ही 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ। एक क्वेश्चन आपसे यहीं पे जस्ट पूछा है, आपने चेकआउट भी किया होगा, अगेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया।
ठीक है, मुस्लिम इंडिया, या आप लोग मुस्लिम इंडिया भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यही दिया हुआ था, आई मीन क्वेश्चन पेपर पे। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। तो याद रखना ये बुक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो W. मोरलैंड के द्वारा पूछी गई है। ये किताब किसके द्वारा, W. मोरलैंड के द्वारा ये किताब आपकी लिखी गई है। मैं आपको इसी 2018 के ही बता रही हूँ, और क्या क्या इसी के समय पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आपको वेरी इंपॉर्टेंट, वाई आई एम एन एथिस्ट। तो ये तो आप में से किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये बुक किसके थ्रू लिखी गई है। तो ये बुक आपके भगत सिंह के द्वारा लिखी गई। ये भी आपके इसी एग्जाम में क्वेश्चन है, 2018 में ही सेम पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जो रिहाला बुक है, ये बुक किसने लिखी थी। तो आप सभी को पता है ये आपके इब्न बतूता के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये भी आपके इसी के समय पर किताब पूछी गई है। क्लियर हो गया, ये भी आप देखोगे तो इसी के टाइम पर पूछी है। एक बुक और पूछी गई है कि आपको, उस बुक का नाम है आपका खज़ैन अल फतह। ठीक है, खज़ैन अल फतह की जो ये बुक है, ये आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा और किस सुल्तान के समय पर लिखा था। पहली बात, ये बुक आपकी अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक है, ये याद कर लो, ये बुक आपकी अमीर खुसरो ने लिखी है। उस समय सुल्तान कौन था ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। उस समय जो सुल्तान थे वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। इट मीन्स आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके क्या कैसे बुक्स एंड ऑथर, और उसका जो मेन टॉपिक है, सब्जेक्ट है, कौन सी लैंग्वेज है, और उस समय कौन सा किंग या फिर कौन से सुल्तान रूल कर रहे थे। आपको यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था आपका इसी ईयर में है। ठीक है, अभी आज की क्लास में तो मैंने आपको 24 डिस्कस किया है। अब मैं आपसे 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। लेकिन इसी के बुक्स एंड ऑथर पर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके ऑथर कौन है। वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री। ये बुक जो है इंडियन हिस्ट्री, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो इसका राइट आंसर याद रखना हरबंस मुखिया। क्या पता ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल जाए। तो हरबंस मुखिया है इसके राइटर जिन्होंने ये बुक लिखी थी, वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। ऐसे बहुत से बुक्स एंड ऑथर हैं। अभी आप सोचो मैंने आपको सिर्फ कुछ 25 ही 25 ही क्वेश्चंस कराए हैं, उसी में आपको इतने सारे बुक्स एंड ऑथर देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस कराने जाऊंगी, तो सोचो आपको कितने क्वेश्चंस बुक्स एंड ऑथर से देखने को मिलने वाले हैं। बाकी के मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। चलिए, तो यहाँ अभी तक मैंने आपको 24 तो नहीं, कुछ यहाँ पे अराउंड 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ बुक्स एंड ऑथर करा दिए। बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो उसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब हम बढ़ेंगे आपके 2017 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। आप सभी यहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर अभी तक नहीं किया। कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आप ये कंटिन्यू चाहते हो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम हम डेली ये क्लास चाहते हैं चैनल पे। तो लाइक शेयर करना है, और जो भी डाउट है किसी को कोई कैरी हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर में आपको आगे जाकर इसकी PDF अगर आप चाहते हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया तो इसकी PDF में आपको, तो आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी डाउट हो क्वेरी PDF में आपको शेयर कर दूंगी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर किया, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वहाँ तक आप लोगों के कितने स्कोर रहे, कितने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और चीज़ें कितनी सीखी, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रही तो बताते रहना आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं 2017 का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल में। ऐसे ही करते करते फिर इसकी जो अभी मैंने आपसे 2019, 18 और 20 के ये 3 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। अप्रॉक्सली कम से कम 25 क्वेश्चन हमने इन तीनों सेक्शन से देख लिए। अब हम 2017 के भी 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर 16 के भी कुछ 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। देन इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएगा
उसमें फिर अगेन हम ऐसे इन 5 साल के मैं आपको दिखाऊंगी एक साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे मिक्सअप करके इसलिए दिखा दूँ ताकि आप हर साल के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख सको कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, और आप क्या उसको कर पा रहे हो। बहुत ही अच्छा एक मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस के सीरीज में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सामने सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट करके साथ साथ बताते रहो। प्रैक्टिस आपकी ही अच्छी होगी, फ़ायदा इसमें आपका ही होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है द रबातक इंस्क्रिप्शंस थ्रो इम्पोर्टेंट लाइट ऑफ किंगशिप अंडर द। आपके ऑप्शंस हैं इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक क्षत्रपात या कुषाण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार मैंने हमारे जो मॉक टेस्ट यहाँ पे टेस्ट सीरीज चली उसमें भी मैंने आपको कराया है। आपको रबातक इंस्क्रिप्शन जो है वो सब ये किस में किसके कौन सी डायनेस्टी के बारे में आपको बताता है। आपके इंडो ग्रीक के बारे में, पार्थियन के बारे में, शक क्षत्रपात के बारे में या फिर आपके कुषाण के बारे में। तो हमने इससे पहले भी आपने 19 और 20 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वहाँ पे भी सेम आपसे रबातक इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा भी गया। तो इस तरीके से अब आप आइडिया लगा सकते हो इंस्क्रिप्शन से, आपके कॉइन से, बुक्स एंड ऑथर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और सेम रिपीट भी होते हैं। तो आपको वो टॉपिक पता होने चाहिए। रबातक इंस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के जाना। रबातक इंस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने किसके बारे में बताया था, आपके कुषाण के बारे में। कुषाण के भी कौन से रूलर के बारे में, आपके कनिष्क के बारे में। और आपको पता है ये कुषाण के थर्ड यानी तीसरे नंबर के शासक थे, तीसरे नंबर के राजा थे जिन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहली वाली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। मैंने ये भी बताया था कि कौन सी लैंग्वेज में, तो याद रखना बैक्टीरियन लैंग्वेज में ये आपको इंस्क्रिप्शन या शिलालेख देखने को मिलता है। बैक्टीरियन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कौन सी स्क्रिप्ट थी आपकी, ग्रीक यानी कि यूनानी। और सबसे ज़्यादा इन्होंने आपके कनिष्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी है इस रबातक इंस्क्रिप्शन में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे निघांतु एंड निरुक्ता, ये दोनों चीज दी, एक वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है ये वर्ड क्या है। निघांतु एंड निरुक्ता, ये टेस्ट ऑन ग्रामर है, ग्लोसरीज हैं, फिलोसफिकल ट्रिटीज हैं या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये जो दो वर्ड दिए याद रखना, ये आपकी ग्लोसरीज हैं, ठीक है। ये दो वर्ड जो दे रखे हैं ना, निघांतु एंड निरुक्ता, ये आपकी क्या है, ग्लोसरीज है। थर्ड क्वेश्चन इज द मिताकर इज अ कमेंट्री ऑन। जो मिताकर है जिसने कमेंट्री करी आपकी किस पर, आपके ऑप्शंस हैं यजना कवाल स्मृति, विष्णु स्मृति, मनुस्मृति या इसमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ कि आपके मिताकर ने कमेंट्री किस पे करी हुई है। तो ये आपकी किस पे है, यज्ञवाल्क्य स्मृति पर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से समझना है, वापस से असर्शन और रीजन है क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है और गलतियाँ भी होती हैं। अब आपको इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, असर्शन है द स्क्रिप्चर्स ऑफ द बुद्ध एंड महावीर शेयर सर्वर आइकोग्राफिक फीचर। तो यहाँ पर आपकी जो बुद्ध की और महावीर की जो स्क्रिप्चर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो बहुत सारी आइकोग्राफिक इनकी विशेषता आपको देखने को मिलती है। ये कथन दिया है। क्या इसका कारण ये है कि द एंथ्रोपोर्मिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्ध एंड महावीर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एशियन आर्ट। क्या ये दोनों के दोनों बुद्ध और महावीरा जो है आपके वेस्ट एशियन आर्ट से इन्फ्लुएंस है, क्या ये बात सही है। और आपको बताना है कि दोनों सही है और जो कारण दिया है क्या वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है या फिर ये दोनों सही है लेकिन जो यहाँ पे कारण दिया है वो बात एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, या ए सही है आर गलत है या फिर दोनों ही गलत है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो, अगर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे ए तो सही है, ठीक है। जो स्क्रिप्चर्स है आपकी बुद्ध और महावीरा की, इन्होंने बहुत सारे आइकोग्राफिक फीचर्स को यहाँ पर शेयर किया है, लेकिन इसका जो कारण बताया गया है ये बात बिल्कुल गलत है कि ये वेस्टर्न एशियन आर्ट से ये इन्फ्लुएंस थे इसी वजह से। तो इसीलिए फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेघदूती टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है मेघदूती टेम्पल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हम्पी में, पताथकल में, ऐहोल में या फिर हेलेबिद में।
तो मेघदूती टेम्पल, क्योंकि आर्ट और आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता है, कई स्टूडेंट पूछे थे कि हाँ मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ से भी आता है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो क्वेश्चन आपसे आर्ट और आर्किटेक्चर से भी पूछा जाता है। तो मेघदूती टेम्पल आपको पता है ये आपके होल में इंस्क्रिप्ट लोकेटेड है। तो 5th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी से पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय अश्वघोष। आपको बताना है इसमें से कौन सी वो बुक है जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन हैं दिव्यदान, महावंसा, सौंदरानंद या फिर नन ऑफ दीज। पहली चीज़ देखो, आपको यहाँ नज़र भी आ रही, लिखा हुआ है कि ये बुक आपकी जो अश्वघोष है, इन्होंने बुद्ध चरित्र भी किसने लिखी थी? आपकी अश्वघोष के द्वारा ही लिखी गई है। और नेक्स्ट बुक जो है वो आपकी सौंदरनंदा जो बुक है, ये भी आपकी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। यहीं अगर हम बात करें महावंशा की, तो महावंशा भी आपको पता है ये महावंशा के ही द्वारा ये किताब भी आपकी लिखी गई है। दिव्यदान आप देख सकते हो ये आपकी अशोक दान के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, अशोक वदान के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ये बाकी के बुक्स एंड ऑथर्स भी आप लोग याद कर लेना, मे बी इस बार इनमें से कोई आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ हुन इन सेंट्रल इंडिया इज कंफर्म्ड बाय इंस्क्रिप्शन एट। आपको बताना है कि सेंट्रल इंडिया में हुन्स प्रेजेंट थे, इस बात के बारे में कौन से अभिलेख में कंफर्मेशन दी गई है? सांची, ईरान, तिगोवा या फिर जूनागढ़। तो आप सभी को पता है वो कौन सा इंस्क्रिप्शन जो पाया गया आपका ईरान के इंस्क्रिप्शन में, कि हाँ हुन्स भी प्रेजेंट थे आपके सेंट्रल इंडिया में। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपको एक कथन दिया है, सर्वल हिंदू एंड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ साउथ और ईस्ट एशिया। आपने देखा कि आपके बहुत सारे जो हैं हिंदू के और आपके बुद्ध के स्मारक आपको साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। क्या इसका कारण यही है कि ऑल द हिंदू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वर बिल्ट बाय इनिटरेंट इंडियन आर्किटेक्ट स्क्रिप्चर? यहाँ पर आपको देखो असर्शंस भी दिए हैं और आपको रीज़न भी दिया है, लेकिन जो यहाँ पे आपको बात कही गई है, जो कथन दिया गया है, क्या उसका कारण यही है जो नीचे दिया है? तो यहाँ पर आपका सिर्फ ए ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जो उसने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है, और इसलिए ऐसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टूडेंट रटते हैं, समझते नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम होगी। विच ऑफ दीज शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन? आपको क्रमिक विकास को इसको आपको सही से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताना है कौन सा है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस, या फिर होमो इरेक्टस पहले आए तो होमो हैबिल्स बाद में, होमो सैपियंस बाद में, होमो हैबिल्स पहले, निएंडरथल बाद में और ऑस्ट्रोलोपिथेकस बाद में, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है, सबसे पहले आपके ऑस्ट्रोलोपिथेकस आए थे, इसके बाद आए थे आपके होमो हैबिल्स, इसके बाद आपके आए थे होमो इरेक्टस और इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं होमो सैपियंस, ठीक है। और अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा होमो सैपियंस सैपियंस, जिसको हम और किसके नाम से जानते हैं? आधुनिक मानव यानी कि मॉडर्न ह्यूमन के नाम से भी जानते हैं। एक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा जब आप मास्टर कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, होमो हैबिल्स आपके ये ऐसे पहले ऐसे स्पीसीज हो जिन्होंने क्या करा था, ये टूल्स बनाए थे, ये टूल मेकर थे सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले जो उपकरण बनाने वाले कौन सी स्पीसीज थी, वो आपकी होमो हैबिल्स थी। क्लियर हो गया? देन होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस, और इन सबों में क्या क्या चेंजेस आते हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, और ये सब आपको स्टोन एज में देखने को मिलता है और आपने ऑलरेडी इसको कवर अप किया होगा। तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए फर्स्ट टूल मेकर कौन है, तो वो आपके होमो हैबिल्स है। और ये आपके करेक्ट सीक्वेंस, ये ऑर्डर है जो इस तरीके से आपको ये एवोल्यूशन देखने को मिलता है। चलिए, इसका मतलब आप समझ ही गए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नियंदरथल अगर हम बात करें, आपको होमो इरेक्टस के अंदर ये स्पीसीज आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा अ डिस्ट्रिक्ट गैजेटर वॉज ऑथर बाय। आपको फिर अगेन आपको इन बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन देखने को मिला। मथुरा डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, ये इसके ऑथर कौन थे? एसबील, एफ.एस. गोडसे, अलेक्जेंडर कनिंगम या फिर ए.एस. एल्टिकर। तो आप सभी ने इसको याद कर लिया होगा, पढ़ा भी होगा, प्रीवियस से सॉल्व भी करा है। तो याद रखना ये बुक आपकी एफ.एस. ग्रोसे के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यही मैं अगर बात करूं,
आपके अलेक्जेंडर कनिंघम की। इनकी कौन कौन सी बुक्स है जो इन्होंने लिखी थी, तो याद रखना इनकी एक बुक है, अगर आपसे पूछ ली जाए द स्तूप ऑफ बरहुत, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके राइटर भी कौन है आपके, सेम अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट अगर आपके इसके अलावा पूछ लिया जाए तो याद रखना है अलेक्जेंडर की और कौन कौन सी बुक्स है जो इन्होंने लिखी थी, दो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना ये बुक भी आपके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम से आपको याद कर लेना है। आपको सिर्फ ये चाहो तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप लोग बस जितने ऑथर्स यहाँ दिए हैं उन्हीं ऑथर से रिलेटेड उनकी बुक ओपन करो, सारी चीज़ें कर लो। ठीक है, इन्होंने आपकी एक बुक लिखी है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी बुक किसने लिखी है, आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यहाँ से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। बस आपको क्या करना है, जो भी बुक्स एंड ऑथर्स आपको यहाँ दे रखे हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन उसके अलावा जो आपको यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स के नेम दिए हैं आपको उन्हें भी सॉल्व करना है अपने एग्जाम के लिए। क्लियर हो गया। आगे अगर मैं बात करूं आपके एएस एटलेकर के, इस पे भी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, इससे पहले भी हमने 2019 और 20 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। इनकी आप बुक आप देख सकते हो, इनकी एक बुक है आपकी पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। ठीक है, द पोजीशन ऑफ, आप लोग चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बस पूरी कोशिश करनी है। आपको अपने एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो बाकी के बुक्स जो है ऑथर्स उन्होंने कौन सी बुक लिखी है नेक्स्ट टाइम आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये भी आपकी एएस एल्टेकर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। दूसरी बुक की मैं अगर बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए द वताका गुप्ता एज, तो ये वाली बुक भी आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, आपके एएस एल्टेकर के द्वारा। नेक्स्ट बुक आप लोग लिख सकते हो द वताकास गुप्ता एज। मैं बोल रही हूँ, अगर आपको उतनी क्लियरली नहीं है लेकिन मैं यहाँ बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था द जर्नल ऑफ द न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी। ठीक है, मैंने बुक्स एंड ऑथर्स आपको ऑलरेडी कराए हैं, लेक्चर्स देख लो, उन सब में ये वीडियो मैंने बुक्स के साथ दिखाई हुई है। सोसाइटी इन इंडिया, ये बुक भी आपकी इन्होंने लिखी है। आगे अगर हम बात करेंगे, इन्होंने आगे जो नेक्स्ट बुक लिखी है आपकी एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है, एएस एल्टेकर के द्वारा। ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। इनकी अगर हम और बुक की बात करेंगे तो इन्होंने आपके स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया भी इन्होंने ही लिखी है, स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया भी आपके एएस एल्टेकर ने लिखी है। बाकी के आप लेक्चर्स देख लो, मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज लोकेटेड इन गुजरात। देखो पोर्ट से रिलेटेड आपके 19 और 20 में भी क्वेश्चन आया था। देखो अगेन आप देख सकते हो, तो पोर्ट भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा पोर्ट जो है गुजरात में लोकेटेड है, मुजरिस, बारियागाजा, सोपारका या इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका बरगाजा। ठीक है, तो बाकी के जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये मुजरिस और सोपारका जो पोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये तो आपको पता चल गया कि ये गुजरात में, तो इट मीन्स आपके पोर्ट भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सी जो आपके पोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप पोर्ट कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये है कहाँ। और जब मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में कराया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका मुजरीस है, ये पोर्ट के बारे में आपको कहाँ पे मेंशन मिलता है, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया होगा, ये आपके केरल में लोकेटेड है। ठीक है, पतनाम एक जगह है केरल में ये है, और ये पोर्ट आपको किस समय पर देखने को मिलता है, चेरा एम्पायर के समय पर। ठीक है, जल्दी से बाकी एक दूसरे के भी बता दो। सोपारका जो पोर्ट है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। मैं जितने भी स्टूडेंट की मैं आपसे जो भी क्वेश्चन कर रही हूँ आप सभी को बताना है बिना रुके, क्योंकि ये कुछ भी कभी भी आ जाएगा तो आप लोगों को लगेगा काश हमने ये चीज़ पढ़ ली होती तो आज हम ये आप एग्ज़ाम में आप करके आ पाते। ठीक है,
तो याद रखना ये आपके कहाँ पर है, अगर ये वाला एग्जाम में पूछ लिया जाए इस बार तो ये याद रखना ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मैथमेटिशियन। आपको बताना है इसमें से कौन है मैथमेटिशियन, कौन है। यस के हैं, पतंजलि है, ब्रह्मगुप्त है या बुद्ध घोष है। तो ये तो आप में से किसी का गलत होना नहीं चाहिए। इसमें जो आपके मैथमेटिशियन है वो कौन थे, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो इसका 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ टिपिकल टूल सेट ऑफ द इंडियन अपर पैलियोथिक। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि आप जो पैलियोथिक पीरियड पढ़ते हो वो 3 फेजेज में पढ़ते हो, लोअर, मिडल और आपका अपर। और आपसे अपर से क्वेश्चन पूछा गया कि अपर पैलियोथिक में आपको इस समय के लोग कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। चॉपर, हैंड एक्स, चॉपिंग टूल्स, स्क्रैपर्स, पॉइंट्स, माइक्रोलिथिक्स, ब्लेड, ब्यूरिंग्स, बोरर्स, माइक्रोलिथिक्स, चॉपर्स या फिर हैंड एक्स। तो याद रखना आपके जो अपर पैलियोथिक पीरियड के जो लोग हैं ये लोग कौन से टूल्स को यूज़ करते थे, वो था आपका ब्लेड, ब्यूरिन एंड बोरर्स। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कमेंट करके अब आप सब मुझे बताएंगे कि लोअर पैलियोथिक और मिडल पैलियोथिक पीरियड में कौन कौन से टूल्स यूज़ करे गए हैं। मे बी आपके एग्जाम में इस बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करें और स्किप करें, बिना वीडियो को कंटिन्यूस करो। और जो भी चीज़ें मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर आपको नहीं पता तो आपको उसको जाके पढ़ना है, ताकि बाई चांस ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग उसको ईजिली से कराओ। चलिए 14 मैच दी फॉलोइंग है बुक्स एंड ऑथर से। तो एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, बाणभट्ट, सुधरका, नागार्जुन और आपके विशाखा दत्त और मिलिंदा पन्हो, कादम्बरी, मुद्रोक्ष या फिर मृच्छकटिका। कौन सी बुक किसने लिखी है इसको सीक्वेंस में लगाना है। आंसर आप सभी देख सकते हो 2413 सी राइट आंसर है। ये आपसे सिंगल भी पूछ सकता है, तो ये तो आप लोग खुद भी अरेंज कर लेना बाद में। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अभी 2016 के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, उस बुक्स एंड ऑथर को आप देख लेना। चलिए 15 क्वेश्चन है, गुरदीप सिंह पोलन एनालिसिस ऑफ द सॉल्ट वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान सजेस्ट। यहाँ पे आपके एक पर्सन का नाम दिया है गुरप्रीत सिंह पोलन, उन्होंने क्या एनालाइज किया, आपका सॉल्ट वाटर की एक लेक को एनालाइज किया राजस्थान में। तो वो क्या सजेस्ट करते हैं, अ डिक्रीज इन रेनफॉल इन द लेट हड़प्पन फेज। इन्होंने बताया जो आपका लेट हड़प्पन फेज है वहाँ पे बारिश क्या होती थी, कम होती थी। अ डिक्रीज इन रेनफॉल इन द अर्ली मेडिएवल फेज, या फिर अर्ली मेडिएवल फेज के समय पर बारिश रेनफॉल जो है कम होती थी। नो चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, या फिर कोई बदलाव आया ही नहीं आपके रेनफॉल के पैटर्न में। या फिर अ शिफ्ट इन मानसून पैटर्न इन द प्रोटोस्टोरिक पीरियड, या जो आपका मॉनसून पैटर्न है वो प्रोटोस्टोरिक पीरियड में शिफ्ट हो गया था। आपको पता है हम हिस्ट्री में 3 हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं, एक है आपका प्री हिस्टोरिक, नेक्स्ट है आपका प्रोटोस्टोरिक और लास्ट आप सभी को पता है हिस्टोरिक। ठीक है, और यहाँ पर जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक करते हैं वो आपके प्रोटोस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है, इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है। तो जल्दी से बताओ कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। इन्होंने यहाँ पर क्या एनालाइज किया सॉल्ट वाटर लेक से, इन्होंने बोला कि आपकी जो लेट हड़प्पन फेज के समय पर रेनफॉल क्या हो चुकी थी, डिक्रीज हो चुकी थी, कम हो गई थी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया आपके सामने। द खिलजी डायनेस्टी फर्स्ट इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर। तो जब खिलजी डायनेस्टी आई थी उसने सबसे पहला कंट्रोल उसने कहाँ पर किया था, आपके दिल्ली में, बंगाल में, मालवा में या फिर अफगानिस्तान में। नो डाउट आप सभी को पता है वो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम कर रहे हैं और इन्होंने सबसे पहला कंट्रोल आपके किस पे किया था, दिल्ली पर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है अमीर खुसरो तजुद्दीन फुतह नरेट्स। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करना क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज में करा चुकी हूँ, कई बार करा चुकी हूँ। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द मीटिंग बिटवीन ककुआबाद एंड बुगरा खान, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अ ट्रेजर ऑफ सूफी स्टोरीज, द लव स्टोरी ऑफ देवाल रानी एंड खैजर खान। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अमीर खुसरो ने आपकी खैजुल फुता की एक किताब लिखी थी। जस्ट मैंने आपको बताया किसके समय पर लिखी थी, जस्ट इसके पहले वाले ईयर में क्वेश्चन आया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पर लिखी गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ कि डिफरेंस देखो, कॉन्सेप्ट देखो, टॉपिक देखो कहाँ से आ रहा है, और एक ही क्वेश्चन
2 बार पूछे, रिपीट पूछा है लेकिन घुमा कर। लेकिन अगर आप बहुत ही फोकसली से PYQ को सॉल्व करो, PYQ अच्छे से सॉल्व कर गए, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। चलिए, निज़ामुद्दीन औलिया वॉज अ डिसाइपल ऑफ, तो आपको बताना है निज़ामुद्दीन औलिया जो वो किसके डिसाइपल थे, किसके शिष्य थे, तो आप सभी को पता है बाबा फरीदुद्दीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है बाबरनामा जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 और 20 में पूछा गया है, और ये किसने लिखी थी आपको पता है, बाबर ने, और जिसमें मैंने आपको बताया था टर्किश भाषा में लिखी गई है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। PYQ बहुत ध्यान से सॉल्व कर रहे हो तो आप क्वेश्चन ईजिली बता पाओगे क्वेश्चन दोबारा पूछा गया या नहीं। चलिए, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक बने रहो और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप लोग 100% अपने एंट्रेंस को निकाल पाएंगे। विच मेडिएवल हिस्टोरियन डिस्क्राइब बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप। देखो ये अगेन ये क्वेश्चन आया है, कौन से आपके मध्यकालीन इतिहास ने डिस्क्राइब किया था आपके बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में। जुजानी बर्नी, अमीर खुसरो या हसन निज़ामी। तो आपको पता है आपकी बर्नी ने इसको बताया था, डिस्क्राइब किया था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट वाज द डेट ऑफ हिजरत, आपको हिजरत की डेट बतानी है कब थी, तो ये आपको ऑलरेडी पता है 622 इसका राइट आंसर है। हिजरत की डेट आपकी 622 है, ठीक है। 622 AD डेट अगर ओवरऑल पूरा आप देखोगे 21 जून 622 AD आपके हिजरत यहाँ पर है, ठीक है। और पूरा का पूरा प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड ये सारी बातें आपने ऑलरेडी देखा है। और इसको हिजरत कब स्टार्ट हुआ था अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखना 24 सितंबर 622 AD में। स्टार्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 622 AD में। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जिसमें पूछा गया हु रॉट द अगेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। जस्ट देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये अभी आपके 18 में भी पूछा था। अगेरियन सिस्टम मुस्लिम इंडिया, इरफान हबीब, WH मॉरलैंड, इब्न हसन या IH कुरैशी। तो ये WH मॉरलैंड ने लिखा है। जस्ट मैंने आपको 2018 का सॉल्व कराया और देखो 17 में भी ये क्वेश्चन है। PYQ सॉल्व करो, अच्छा स्कोर करके आओगे। बाद में ये आप मत कहना या आप में से कोई भी नहीं पछताना कि हमने पढ़ लिया होता, सॉल्व कर लिया होता। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये वीडियो मैं आप सभी के कहने के लिए ला रही हूँ कि ताकि हमने बहुत सारे मैं टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ला चुकी हूँ। तो अब ये था कि चलिए एक बार लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएँ। इससे मैं आपको ये भी दिखा सकूंगी किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने रिपीट होते हैं और कितने क्वेश्चन को उसी सेम क्वेश्चन पूछकर घुमा कर पूछते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बहुत केयरफुली से 5 ईयर को सॉल्व करके जाएंगे उनका 100% आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट ये आप मेरी ये सीरीज देख रहे हो, मुझे कमेंट करके एग्जाम के बाद ज़रूर बताना कि ये PYQ आपके कितने हेल्पफुल हुए, ठीक है। चलिए, Which of the following was not one of the chief feature of the जब्ती सिस्टम ऑफ राजा तोडरमल। आपको बताना है जब्ती सिस्टम जो राजा तोडरमल के द्वारा था इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। सर्वे एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, फिक्सेशन ऑफ रेट या बाइलिनियल असेसमेंट। तो सर्वे एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड इसकी विशेषता थी, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इसकी विशेषता थी, रेट यहाँ पे फिक्स थे इसकी विशेषता थी, बाइलिनियल असेसमेंट इसकी विशेषता नहीं है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 24 क्वेश्चन में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज वर्कड ऑन विजयनगर। आपको बताना है इसमें से कौन से इतिहासकार विजयनगर पे काम कर रहे थे। फिलिप वैगनोर, ब्रूस लॉरेंस, कार्ल अनर्थ या JF रिचर्ड। जस्ट अभी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर पे, इससे पहले वाले ईयर में फिलिप वैगर इसका राइट आंसर है। जो भी केयरफुली से क्वेश्चन कर रहा है वो इजीली से इसको सॉल्व करके जाने वाला है। अली मोहम्मद खान मिरात अहमदी इज़ अ रीजनल हिस्ट्री ऑफ। तो किसकी है, गुजरात की, बंगाल की, कश्मीर की या फिर बंगाल की। नो डाउट ये आपके गुजरात की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने आपको 2017 और 18 के अब तक के 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी क्वेश्चन बताती हूँ 2017 में ही पूछा है। कमेंट करके बताओ कि आपके नुक्श ए दिलकुश ये किसने लिखा था, किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। और उस समय किसके कौन सा किंग रूल कर रहा था, साथ में ये भी कमेंट करके बताओ। नुक्श दिलुक्श जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में
2017 में ही पूछा गया है। नुक्स दिलुक्स जो है आपके किसके द्वारा लिखी गई है और किसके टाइम पीरियड पे लिखी गई है, तो याद रखना ये आपके औरंगजेब के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, औरंगजेब के काल में, सॉरी, जब ये रूल कर रहा था तब ये किताब लिखी गई है। किसने लिखी थी? भीमसेन ने। याद कर लो, भीमसेन ने लिखी थी। मे भी इस बार आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसके, उस समय कौन, भीमसेन ने बुक लिखी थी नुक्स दिलुक्स, तो इसके समय पे कौन से सुल्तान रूल कर रहे थे, तो आपका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसको करना है। आगे और मैं बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बुक आपसे और पूछा गया था, आपसे पूछा था मुंतखाब उल लुबाब। जल्दी से बताइए कि ये बुक किसने लिखी थी। मुंतखाब उल लुबाब जो है ये बुक 18वीं सेंचुरी में लिखी गई है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी इसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये काफ़ी खान के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी खान के द्वारा ये किताब लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। फतवाए जहांगीरी, ये तो सबको ही पता होगा नो डाउट, तो जल्दी से बताओ फतवाए जहांगीरी की बुक जो है ये किसने लिखी थी। आप सभी को पता है ये जियाउद्दीन बर्नी ने। और कई सारे मैंने आपको मॉक टेस्ट कराए हैं, जितने भी लेक्चर्स कराए हैं उसमें सारे बुक्स एंड ऑथर्स में ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है। तो ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट ने, जिसने भी वो वीडियोस सारे लेक्चर्स कर लिए ना, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसकी तो पूरी की पूरी गारंटी है ही। मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको करा सकूं। इसी के एक साथ और बुक्स एंड ऑथर्स मैं आपको बताती हूँ जो आपके समय पर पूछी गई है। इसमें आपसे जैसे पूछा गया है B.R. अम्बेडकर ने कौन सी बुक लिखी है, तो आपको B.R. अम्बेडकर की जब बुक्स पता होंगी तो ये आप बता पाओगे। ठीक है, फिर आपको कुछ ऑप्शंस दे दिया, तो याद रखना B.R. अम्बेडकर का आपको पता है इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी आपकी, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। एनिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी थी? B.R. अम्बेडकर ने। वहीं आपसे इंडिया विंस फ्रीडम पूछ ली जाए तो आपको पता है अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। हिंद स्वराज पूछ लिया जाएगा तो आपको पता है महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। एक और बुक आप मुझे जल्दी से बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है कभी भी, वाई वर वुमेन, जल्दी से बताइएगा, इंस्लेव्ड, ये बुक किसने लिखी है? वाई वर वुमेन इंस्लेव्ड, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताओ। मे भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो ये मत सोचना कि स्किप बिल्कुल भी करो। जो भी वीडियो को स्किप करेगा उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर होने वाली है। जो वीडियो मेरी पूरी की पूरी देख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं एक्सप्लेनेशन के साथ काम कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता रही हूँ, मे भी आपके एग्जाम में देखने को मिले, तब आप लोगों को याद आएगा कि अच्छा हुआ कि हमने वीडियो को पूरा देख लिया। ठीक है, क्योंकि वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ, मेरे लिए तो नहीं लाती, आप लोगों के लिए ला रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है इसके थ्रू मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता सकूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाई वर वुमेन इंस्लेव्ड, तो ये आपके किसने लिखा था? पेरियर E.V. रामास्वामी ने। ठीक है, याद रखना ये बुक कभी भी पूछा सकता है, तो याद रखना वाई वर वुमेन इंस्लेव्ड, ये बुक आपके इनके द्वारा लिखी गई है। आगे और जो पूछा जा सकता है, आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल में, दयानंद सरस्वती ने कौन सी बुक लिखी है? दयानंद सरस्वती की बुक पूछी गई थी, तो याद रखना दयानंद सरस्वती की बुक आप सभी को पता है। दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है आपका सत्यार्थ प्रकाश। इन्हीं के टाइम पर ये लिखी गई थी। ठीक है, एक बुक का यहाँ पर और पूछी गई थी, अगर मैं आपको बताऊं, आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये बुक किसने लिखी थी? हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो याद रखना अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये बुक किसने लिखी थी, तो ये आपके पंडिता रमाबाई के द्वारा लिखी गई है। पंडिता रमाबाई के द्वारा ये किताब लिखी गई है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बुक आपकी पूछी जा सकती है गैर बैरे। गैर बैरे की जो ये किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बुक और आपसे पूछी जाती है तत्वबोधिनी पत्रिका, जल्दी से कमेंट करके बताइए तत्वबोधिनी पत्रिका जो है ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। देवेंद्रनाथ
टैगोर के द्वारा आपकी ये बुक लिखी गई है। जस्ट ये सारे के सारे आपके इसी ईयर में बुक्स एंड ऑथर पूछे गए हैं। मैं ये आपको एक्स्ट्रा यहीं पे बता रही हूँ, तो जहाँ भी आपने नोट डाउन करे इसको कर लो। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आपकी तत्वबंधनी पत्रिका लिखी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे बहुत से, गुलामगिरी आपकी ज्योतिराव फुले ने लिखी है, ये भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और B.R. अम्बेडकर तो याद कर लो, उनकी सारी बुक्स याद कर लो, उनसे रिलेटेड हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, वो करके आओ। इंडिया विंस फ्रीडम आपको पता है अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ये भी क्वेश्चन इस समय पूछा गया था। मार्क ब्लॉक की किताब पूछी जाती है कि मार्क ब्लॉक ने यहाँ पे कौन सी बुक लिखी है, तो वो भी आपको पता है, फ्यूडल सोसाइटी, द रॉयल टच। तो ये सारे याद करने हैं आपको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हमारे 2016 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद वापस हम अगेन 2020 के जो प्रीवियस जो बाकी के हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं उसको करेंगे। अब हम बढ़ेंगे 2016 में, देखने जाएंगे अब हम 2016 में किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा गया था, अब हम उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करो कि हाँ आप लोग क्लास में हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, हेल्पफुल है। ये नहीं कि आप आए और बस चले गए, ये गलतियाँ मत करना, बट साथ में बने रहो। और जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने और भी फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। बाकी मैं आपके एग्जाम आने से पहले ये पूरे के पूरे 5 ईयर्स अच्छे से सॉल्व करा दूंगी, उसकी फिक्र आप सभी ना करें। मेरा ये, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट सारा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें करा सकूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ 2016, जिसमें आपके पहला क्वेश्चन है, पुरानिक हिंदुज़म डेवलप ड्यू टू। जो पुरानिक हिंदुज़म है इसमें आप किसके बारे में देखते हो, कॉन्क्वेस्ट, कन्वर्जन, ट्रांसलेशन ऑफ स्क्रिप्चर इनटू रीजनल लैंग्वेजेस या एक्यूटलरेशन प्रोसेस। तो पुरानिक हिंदुज़म आपको पता है ये आपका एक एक्यूटलरेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ प्रशस्ति अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो प्रशस्ति इसमें से कौन सी नहीं है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, या अशोका इंस्क्रिप्शन एट दौलौली। तो प्रशस्ति आपको पता है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है, तो ऐसी इसमें से वो कौन सी इंस्क्रिप्शन अभिलेख है जिसमें राजा की प्रशंसा नहीं की गई है। और एक बात याद रखो, क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत से क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन याद रखना खारवेल, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन, अशोकन इंस्क्रिप्शन दौली। ये कहीं से मान लो इसी से क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। तो क्वेश्चंस करते वक्त और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इन बातों को याद रखना। इसमें से वो कौन सी शिलालेख है जिसमें प्रशस्ति के बारे में नहीं है, वो आपका अशोका का इंस्क्रिप्शन जो कि एट दौली में है। क्लियर हो गया। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डी हैगा। आगे बढ़ेंगे थर्ड पे, कालिदास प्ले संस्कृत इज स्पोकन बाय। तो कालिदास का एक प्ले है आपके संस्कृत में जो बोला था, क्वीन दासी या फिर गॉडेसेस या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। लेकिन नन ऑफ द अबव है तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कालिदास का जो प्ले है सबने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ इनके प्ले, इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, ये पोएट है आपको सभी को पता है, वो सारा कुछ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को ये आता है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे। अगेन बुक्स एंड ऑथर बाण भट्ट, शूद्रक, नागार्जुन, विशाखादत्त, मिलिंदापन हो, कादम्बरी, बुद्राक्ष या फिर मृच्छकटिका। तो यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस 2 4 1 3 है, इसको आप लोग कर लेना। सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है और करना है। चलिए बुक्स एंड ऑथर आप लोग कर लेना, ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल द टर्म भारतवर्ष रेफर्स टू। देखो अभी जस्ट आपके इंस्क्रिप्शन से सेकंड क्वेश्चन आ गया। इंस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, 3 वीडियोज है, उसको कर लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारवेल में है, ये जो टर्म है भारतवर्ष कहाँ से ले गया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या होल ऑफ इंडिया।
तो ये आपके नॉर्थ इंडिया की बात करी गई है। आप सभी को पता है जो भारत लोग के लोग कहाँ पर आकर के रहते थे, नॉर्थ इंडिया में। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 6th है, विच वुमेन भक्ति संत इज आइडेंटिफाइड विद द एंकलेट। तो कौन सी वो वुमेन है जो भक्ति संत को आइडेंटिफाई एंकलेट से किया जाता है। बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन है एंडल, मीरा, अक्का महादेवी या फिर ललेश्वरी। तो वो कौन है आपकी मीरा, जिनको एंकलेट से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जोवरीन का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। ये एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है इटली का, ये कस्टम यूनियन है जर्मन स्टेट का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी ऑफ जर्मन स्टेट अंडर द प्रिसीशन मोनार्क या बिस्मार्क पॉलिटी की फिलॉसफी है। तो आप सभी को पता है जोवेरियन का मतलब होता है ये एक कस्टम है आपके जर्मन स्टेट का। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म रिस ऑर्गिमेंटो स्टूड फॉर। आपको एक टर्म दिया हुआ है रिस ऑर्गिमेंटो, इसका मतलब क्या ये पूछा गया है। गार्बेल्डी आइडियाज है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पिडोमेंट, कल्चरल रीअवेकनिंग, इकोनॉमिक यूनियन ऑफ इटालियन स्टेट। मैं आपको बता दूं बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी मुझसे बहुत से डाउट पूछते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पेपर पूरे की पूरे इंग्लिश में देख रहे हो, तो बहुत से स्टूडेंट के माइंड में क्या सिर्फ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम इंग्लिश में होता है। नहीं, बायलिंगुअल होता है, ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में भी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये इंग्लिश में ये आप देख सकते हो, लेकिन अभी बता दूं बाइलिंगुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पढ़कर बता सकूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट को भी डाउट ना हो। इसका राइट आंसर क्या है, कल्चरल रीअवेकनिंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैलाशनाथ टेम्पल जो कि अलोरा में, याद रखना इलोरा में फेमस है क्योंकि बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा विष्णु का मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर इसका स्ट्रक्चर है मंदिर का, इस वजह से ये बिलोंग करता है आपके चालुक्य के समय पे। ये बहुत ही इसका रॉक का टेम्पल है, नो डाउट किसी का भी गलत नहीं होगा, सबको पता है रॉक का टेम्पल है ये, इसी वजह से ये फेमस है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। एग्जाम में कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है ये भी पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो याद रखना इलोरा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्रिप्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अशोक आर अवेलेबल एट सांची बरहुत अमरावती, सांचियन, कंगनहली या फिर कंगनहली और गया। तो ये सबको पता है अशोका के स्क्रिप्चर जो रिप्रेजेंट है वो आपके कहाँ पर है, सांची और कंगनहली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 2019 और 20 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। द अर्ली कदम्बस बिलोंग टू विच ऑफ दिस टेरिटरीज। जो अर्ली कदम्बस है वो कौन सी टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं, लता, बनावसी, श्रीकांत या फिर तोदाईमंद कंदलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बनावसी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका अराघट, ये इरिगेशन वेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बन रहा है, देख लो यहीं से, जो बहुत केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अग्रघाट क्या होता है, अग्रघाट आपका इरिगेशन व्हील है, सिंचाई का एक कुआं है, और यूजुअली फाउंड अर्लियर मेडिएवल पीरियड बंगाल में, राजस्थान, कर्नाटक या उड़ीसा, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्रघाट क्या है, तो ये आपको एक इरिगेशन वेल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। मान लो इस बार आपसे यही पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो स्टोन्स आर। तो जो हीरो स्टोन्स होते थे वो क्या थे, इन मैनी कास्ट एसोसिएटेड विद कैटल रेट्स, नॉट मेमोरियल स्टोन, नॉट क्रोनोलॉजिकल स्प्रेड ओवर अ होल स्पेन, ओनली फाउंड इन साउथ इंडिया। तो हीरो स्टोन से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है वो करेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इन मैनी केसेज एसोसिएटेड विद कैटल रेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, द मधुबन कॉपर प्लेट्स बिलोंग टू द टाइम ऑफ द। तो मधुबन कॉपर प्लेट आप देखते हो किसके समय पर देखते हो, गुप्ता के, लेटर गुप्ता के, हर्षवर्धन के या फिर गुज्जर प्रतिहार। तो आप सभी को पता है मधुबन कॉपर प्लेट ये बिलोंग करते हैं आपके हर्षवर्धन के समय पर। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 में पूछा है, वन ऑफ द स्टोरियंस हु हैज इन हिज वर्क ऑन गोलकोंडा रिजेक्टेड द थीसिस ऑफ द जागीरदारी क्राइसिस इन द मुगल एम्पायर इज। तो आपके गोलकुंडा में ऐसे वो कौन से इतिहासकार है जिन्होंने आपके जागीरदारी क्राइसिस को रिजेक्ट कर दिया था, एम अथर अली ने या फिर JF रिचर्ड ने, मुजफ्फर आलम ने या फिर एस अरासत नाम ने।
तो याद रखना ये रिजेक्ट किया था आपके JF रिचर्ड ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। अगेन सूफी सिलसिला से क्वेश्चन है। विच सूफी सिलसिला डिड अमीर खुसरो बिलोंग टू। तो अमीर खुसरो आपके कौन से सूफी सिलसिला से बिलोंग करते हैं? सुहरवार्दी, कदरी, नक्शबंदी या इनमें से कोई भी नहीं। तो अमीर खुसरो याद रखना इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। असीमदास गुप्ता हैज़ आर्ग्यूड दैट द डिक्लाइन ऑफ सूरत इन द 18th सेंचुरी वॉज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है असीमदास गुप्ता ने एक आर्ग्यूड किया था कि सूरत जो है 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हो रहा था, किससे रिलेट करता है? सिल्टिंग इन द पोर्ट टाउन, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूरोपियन कंपनीज और इंडियन मर्चेंट के बीच में, द वायलेंस हुआ था आपके मुगल स्टेट के साथ, या डिक्लाइन हुआ था ऑफ द सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर इन साउथ एंड द वेस्ट एशिया। तो आपका जो सूरत डिक्लाइन हुआ था उसका रीज़न क्या है? द डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर साउथ में और वेस्टर्न एशिया में आपको देखने को मिला है। जो केंद्रीकरण है वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन होने की वजह से 18th सेंचुरी में आपका जो सूरत है वो डिक्लाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, इन आर्ग्यूइंग दैट द मुगल एम्पायर वॉज अ पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, स्टेफन ब्लेक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ। तो इसमें स्टेफन ब्लेक जो है वो किससे प्रभावित हुए थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमिली डुर्खिम या फिर क्लिफोर्ड गेटर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा? मार्क्स वेबर से ये क्या हुए थे? इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू कॉलोनिज्म का मतलब क्या है, ये आपको मीनिंग बताना है। ये वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म डोनेशन इन द इंटरवॉर पीरियड है, अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म दैट इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। Third option is Western imperial control that seeks to capture the market and raw material in the colonies, या फिर imperialism of free trade। तो अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, न्यू कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका ये एक फॉर्म है इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म का, या आपके एक आर्थिक साम्राज्यवादी का है, मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन बुक्स एंड ऑथर। द छत्रपत्र यानी 100 लेटर को लिखा गया था 19th सेंचुरी में, किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, MG रानडे के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक या ज्योतिराव फुले। तो ये तो आप इजीली से कर लेंगे, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके बाल गंगाधर तिलक की इतनी सारी बुक्स हम कर चुके हैं, ज्योतिराव फुले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और MG रानडे की भी बुक्स हम देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कमोडिटी परक्वीड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम चाइना विद प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इंडियन अफीम ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी? कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, टी, टोबैको। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर C यानी कि चाय यानी कि टी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मणिपुर इनिशियली केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो मणिपुर यहाँ पे जो आपकी जगह है ये इनिशियली आपके ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाती है, तो इसका क्या नतीजा रहा है? कब, कौन से नतीजे पर, कौन सा वॉर हुआ उसके बाद आपका मणिपुर ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है? सेकेंड एंग्लो बुरमेस वॉर हुआ था, या फिर एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, ट्रिटी ऑफ यांदोबो, या थर्ड एंग्लो बुरमेस वॉर हुआ था? तो याद रखना ट्रिटी ऑफ यांदाबो, जब ये ट्रिटी संधि हुई थी तब मणिपुर आपके ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। नेटिव यानी प्रिंसली स्टेट वर रूल इनडायरेक्टली, नेटिव प्रिंसली स्टेट वर फुल्ली सोवरेन, नेटिव प्रिंसली स्टेट हैड लिमिटेड ऑटोनॉमी, नेटिव प्रिंसली स्टेट वर अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। बहुत ही ईजी है, बस अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आपके जो ऑप्शंस गलत हैं कि नेटिव प्रिंसली स्टेट जो पूरी की आपकी क्या होती है? सोवरेन होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये आपको भी पता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, एरिक स्ट्रोक इज द ऑथर ऑफ। एक स्ट्रोक की यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 बुक्स दे रखी है, स्पेसिफिकली कौन सी बुक इन्होंने लिखी है बताइए। अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, द पीजेंट एंड द राज 1857, सिबेल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटेनीज। तो एक स्ट्रोक की बुक है आपको पीजेंट एंड दी राज। बाकी के 3
आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट सीरियस है अपने एग्ज़ाम के लिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे बाकी के 3 बुक्स एंड ऑथर्स बताएंगे कि किसने लिखा था। ठीक है, चलिए ये सब आपका होमवर्क है, क्योंकि आप अभी सब पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये भी देखना है कि इस बार इनमें से कोई आ गया तो क्या आप कर पाओगे, ये आपके ऊपर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड क्लोजली दैट द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन विद। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हमने 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, B.R. अम्बेडकर का क्वेश्चन आपको लगातार नजर आ रहा है, तो इट मीन्स B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड जितनी चीज़ें सारा कुछ पढ़ लो, सारा कुछ यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। ठीक है, जस्टिस पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यूनियन पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो जल्दी से बताओ इलेक्शन हुआ था कौन सी पार्टी के लिए, तो ये हुआ था आपके, जल्दी से बताओ, बिल्कुल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी आप पढ़ के भी आ चुके हो, सॉल्व भी कर लिया, ये आपके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गांधी जी ट्रैवल टू लंदन इन 1931 टू पार्टिसिपेट इन। तो गांधी जी लंदन के लिए ट्रैवल कर रहे थे 1931 में, किसमें पार्टिसिपेट करना था जिसलिए वो गए थे, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, साइमन कमीशन के लिए, या फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ईयर याद होगा तो इजीली सॉल्व कर लोगे, तो ये आपके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि 1931 में हुआ था। 1930 में तो आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये थे आपके 2016 के भी कुछ 25 to 26 क्वेश्चन। तो मैंने आप सबको अभी तक 5 ईयर्स के कुछ 25 क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, बाकी के जो इसके क्वेश्चंस बचते हैं, हर ईयर के भी 75 क्वेश्चन बचते हैं, तो धीरे धीरे इसके 2 से 3 पार्ट में हम कवर कर देंगे। आपके एग्जाम से पहले सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे, नो डाउट। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो डेली चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक भी करना है। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, मैं आपको बीच में ऐसा कहती नहीं और आप लोग करते भी नहीं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती तो लाइक करने से आप रुकते क्यों हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कौन सा आपको उसमें कोई पे नहीं करना है, फ्री है, आप अपनी खुशी से कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है आप ऑलरेडी लाइक करते ही होंगे। लाइक शेयर कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, इंस्टा की आईडी भी हिस्ट्री एडू पॉइंट है, जाकर के मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के कोई भी डाउट क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी बाकी के सीरीज़ में भी देखनी है, बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगी। और जितने लेक्चर्स मैंने आपको कराए हैं बुक्स एंड ऑथर्स से, इंस्क्रिप्शन अभी आपका काम है, बुक्स एंड ऑथर्स की सारी वीडियोस को जाकर के कीजिए, इंस्क्रिप्शन की सारी वीडियोस को जाकर के कीजिए। अगर आप लोगों ने ये कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर लोगे, और PYQ साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। तो स्टूडेंट चलिए आज की वीडियो में बस इतना, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।